अक्टूबर 2024 में 500 से भी ज्यादा ईवी ओनर्स पे एक सर्वे किया गया था कि आप अपनी कार से संतुष्ट हैं या नहीं, और उसमें से 50% से ज्यादा ओनर्स का कहना था कि भैया ना, हम अपनी ईवी कार से वापस आईसी मतलब पेट्रोल या डीजल कार पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इन्हीं सब चीजों की आज हम बात करेंगे, क्योंकि मैं भी एक ईवी ओनर हूँ। मेरे पास भी टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स है जो 2 साल में लगभग 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। और अगर इंडिया में इस वक्त मैं ईवी कार्स की बात करूं तो टाटा ही सबसे आगे है और नेक्सॉन उनकी काफी अच्छे खासे नंबर में बिकी है। लास्ट कुछ दिन पहले मतलब 2-3 दिन पहले ही हम यहाँ नोएडा से जोधपुर की एक ट्रिप करके आए थे, लगभग 1500 किलोमीटर की। उसमें हमारे पास 2 गाड़ियां और थी, एक फॉर्च्यूनर थी और एक टाटा की हैरियर ही थी। तो यहाँ पे हम एक कॉस्ट कैलकुलेशन भी करने वाले हैं कि कितना चार्जिंग पे पैसा इस पे लगा था और कितना हमारी हैरियर पे पैसा गया था और कितना फॉर्च्यूनर पे। चलो फॉर्च्यूनर एक सेगमेंट अलग है, उसको अलग करेंगे हम, लेकिन एक मोटा मोटा हमारे पास पैसा आ जाएगा एक 1500 किलोमीटर की ट्रिप में इसने कितना पैसा खाया था और हैरियर भी कितना पैसा गया था। तो चलिए बगैर देरी किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि ये गाड़ी मैंने कब ली थी और कितने की ली थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी मैंने ली थी लगभग 2023 में और ये मॉडल है XZ प्लस, मतलब टॉप से एक नीचे वाला XZ प्लस लग्जरी आता है इसका टॉप वेरिएंट। और साल के एंड में मैंने इसकी बिलिंग करवा दी थी, तो इस चक्कर में 60-70 हजार रुपए का मुझे डिस्काउंट मिल गया था और ये लगभग मुझे 18.5 लाख रुपए की आ गई थी, पड़ गई थी ये घर पे। तो अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि ये गाड़ी मैंने क्यों ली थी, कितनी मेरी रनिंग थी और क्या सोच के ली थी। देखो मैं आपको सच बताऊं तो गाड़ी लेने का प्लान था हमारा टियागो और हमने वो गाड़ी बुक भी करवा दी थी, लेकिन मेरा मन था कि कुछ गाड़ी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए दिखने में कि कुछ टाइम बाद अपग्रेड करने का मन भी हो, तो यार ऐसा ना लगे कि अपने पास छोटी गाड़ी है। तो गाड़ियां 4-5 थी, जैसे क्रेटा भी थी, ब्रेजा गाड़ी थी और 18 लाख में कहीं मैं क्लासिक भी ले सकता था। लेकिन मेरी जो रनिंग थी ना वो दिन में 80 से 90 किलोमीटर, जो पहले की मेरा जो प्रोफेशन की बात करूं, मैं डॉक्टर हुआ करता था, तो उससे रिलेटेड मेरा 80 से 90 किलोमीटर की रनिंग थी पर डे की। और कभी कभी जैसे वीक में 3 से 4 बार मैं लॉन्ग ट्रिप भी कर दिया करता था। तो मिला जुला के मेरी ट्रिप निकलती थी, पर डे की रनिंग होती थी 120 किलोमीटर, 110 किलोमीटर ऐसे कुछ। तो इस हिसाब से मुझे जाना था एक ईवी कार पे कि वो मुझे ऐसे किफायती पड़े और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी रखनी थी। मुझे ऐसा नहीं था कि 1.5 साल बाद में गाड़ी चेंज कर लूंगा, मुझे रखना था कि मैं 5-7 साल 10 साल जितनी गाड़ी चले उतना प्रॉपर रखूंगा। तो उस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो शर्तें थी ना, उस हिसाब से ईवी एक परफेक्ट उतर रही थी उस मामले में और मैं गया था नेक्सॉन की तरफ। अब लास्ट में आई थी इस गाड़ी को लेने की बात, तो मैंने 2 गाड़ियों को देखा था, XZ प्लस जो ये वाला मॉडल है और एक XZ प्लस लग्जरी। तो उसमें कुछ फीचर्स और एड ऑन हो जाते, जैसे कि सनरूफ उसमें आ जाता, वेंटिलेटेड सीट आ जाता, बीच कलर का इंटीरियर आ जाता। लेकिन वही सेम चीज थी कि वहां पे जैसा मेरा काम था उस अकॉर्डिंग वो गाड़ी गंदी बहुत होती। जैसे वेंटिलेटेड अगर सीट में ले लेता तो उस पे सीट कवर नहीं लगवा सकता था, तो उस हिसाब से मैंने वो गाड़ी नहीं ली। सनरूफ भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं आता था, उस टाइम सिंगल पेन आया करता था। अब तो ICE के बाद पेनारोमिक सनरूफ इसमें आने लग गया है, तो वो काफी अच्छी चीज है। लेकिन वो फीचर्स मुझे कुछ ऐसे लगे नहीं थे कि मेरे जरूरत की चीजें हैं, तो वो मैंने कट करके ये गाड़ी XZ प्लस उठाई और 18.5 लाख रुपए में ये मुझे पड़ी। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। जब ये गाड़ी नई थी तो उस वक्त कितनी रेंज देती थी और आज 2 साल बाद ये कितनी रेंज देती है। देखो नेक्सॉन ईवी मैक्स की जो कंपनी रेंज बताती है ना, वो बताती है 453 किलोमीटर, लेकिन उतना गाड़ियां कभी देती नहीं है। तो 100 किलोमीटर तो आप सीधा कम करके चल लो कि लगभग 350 किलोमीटर के लगभग। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे गाड़ी नई थी ना, तो उस वक्त ईवी चलाने का उतना एक्सपीरियंस था नहीं कि किस तरीके से एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को। मैं पेट्रोल या डीजल गाड़ी चलाया हुआ था हमेशा, तो उसी तरीके से हार्ड एक्सेलरेट करता था, लेकिन फिर भी गाड़ी 300 किलोमीटर के लगभग बड़े आराम से चल जाया करती थी। और हाईएस्ट मेरा जो आज तक इससे निकाला है ना मैंने, 353 लगभग ऐसा कुछ किलोमीटर मैंने निकाले थे इस गाड़ी से। लेकिन आज 2 साल बाद की अगर मैं बात करूं, बीच टाइम पीरियड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आई थी, कुछ इसमें 1-2 प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन आज 2 साल बाद करंट स्टेटस की अगर मैं बात करूं ना, तो इस गाड़ी को चाहे मैं कितना ही आराम से चला लूं, कितना ही आराम से एक्सेलरेट करूं, ये गाड़ी मुझे 250-275 किलोमीटर के ऊपर कभी रेंज देती ही नहीं है, कितना भी चाहे आराम से चलाऊं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी राजस्थान की एक ट्रिप करके आया था, लगभग 800 किलोमीटर की ट्रिप करके आया था, तो उसमें भी मैंने बहुत आराम से इस गाड़ी को चलाया, 75-80 पे इसको क्रूज करके रख रखा था। लेकिन वहां पे भी मुझे इस गाड़ी ने 275 किलोमीटर के लगभग ही रेंज निकाल के दी थी। ये 2 साल के हिसाब से काफी ज्यादा ऐसे मतलब डिक्रीज हुई है बैटरी, तो वहां पे थोड़ा सा ऐसे निराशा वाली चीज है कि इतना जल्दी इतना नहीं होना चाहिए था। बाकी स्टार्टिंग में मुझे काफी अच्छी रेंज दी थी, और स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि मतलब जो लास्ट की 10% बैटरी बचती है ना, जिसमें एसी वगैरह बंद हो जाता है, तो
जो मैंने 350 किलोमीटर आपको रेंज बताई, तो 1% में बैटरी जाती है लगभग 3-3.25 किलोमीटर ये निकाल के देती है, लेकिन लास्ट के 10% बैटरी में तो भाई ये 50-50 किलोमीटर निकाल के देती थी। और आज का टाइम ये है कि ये लास्ट के 10% में तो ऐसे जाती है जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मतलब 10 किलोमीटर भी कर नहीं पाता मैं, कभी कभी तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। और इसकी बातचीत चल भी रही है टाटा के साथ, अब कैसा क्या सोल्यूशन निकल के आता है पता नहीं, लेकिन 2 सालों में काफी ज्यादा कटौती हुई है बैटरी के मामले में इसमें। तो आप सोच सकते हो कि जिस गाड़ी के लिए आपने 18 साढ़े 18 लाख रुपए दिए हैं और उसकी बैटरी इस तरीके से डिग्रेड हो जैसे आपकी फोन की बैटरी होती है, तो ये बिल्कुल ऐसे अलग सी चीज है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस वक्त जो ईवी का मार्केट है ना इंडिया में, वो उतना ज्यादा चल नहीं पा रहा। तो अभी इंडिया को ईवी के लिए थोड़ा सा और ज्यादा मेच्योर होने की जरूरत है, और ज्यादा काम करने की जरूरत है, तब जाके इंडिया के लिए ईवी परफेक्ट बन पाएगी। तो अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की कि यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन का क्या हाल है, क्या हमें कॉस्ट पड़ती है घर पे चार्ज करने में, क्या कॉस्ट पड़ती है हमें एक फास्ट चार्जर पे चार्ज करने में, और कितना क्या टाइम लगता है। तो आपको गाड़ी के साथ में 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है वो मिलता है 3.2 किलोवाट आवर का जो चार्जर मिलता है वो, और ऑप्शन होता है आपके पास में 7.2 किलोवाट का। तो मेरे पास जो चार्जर था वो 3.2 किलोवाट का वाला था, और उससे अगर हम घर पे चार्ज करें 0 से 100 तो लगभग लगते थे 13 से 14 घंटे। और वहां पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो वहां पे लगभग 1 रुपए के अंदर अंदर हमारी गाड़ी चार्ज हो जाती थी, मतलब पर किलोमीटर 1 पैसे से, मतलब 1 रुपए से कम। और अगर फास्ट चार्जर की मैं बात करूं कि अगर 25 किलोवाट का चार्जर होगा या 30 किलोवाट का चार्जर होगा, तो वहां पे टाइम लगता है हमें 1.25 घंटा 1.5 घंटे के लगभग, और पैसे लगते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से 3.5 से 3 रुपए। अब ये पैसा वेरी करता है आपकी सिटी टू सिटी, जहां पे कितना क्या पैसा आपकी पर यूनिट के हिसाब से जाता है, लेकिन जो बीच का जो पैसा है ना वो लगभग इतना ही बनेगा, 3 से 3.5 रुपए, कहीं पे 4 भी चला जाएगा और कहीं पे 3 रह जाएगा। तो ये एक एवरेज लेके चल रहे हैं हम 3.5 रुपए के लगभग, ये इतना पैसा आपका एक फास्ट चार्जर पे जाता है। और अब बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट की कि अगर किसी लॉन्ग ट्रिप पे ईवी गाड़ी को लेके जाया जाए तो उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी आती है, और सेम सिचुएशन में एक आईसीई कार, डीजल पेट्रोल कार की कितनी रनिंग कॉस्ट आती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम 1-2 दिन पहले नोएडा से जोधपुर की एक ट्रिप करके आए जिसमें गाड़ियां चली हैं लगभग 1450 किलोमीटर, और उस टाइम पीरियड में हमने इस गाड़ी को 6 से 7 बार फुल चार्ज किया है। और एक बार फुल चार्ज करने में मैं आपको बता दूं कि लगभग 700 से 750 रुपए का खर्चा आता है। तो हमारा ऑलमोस्ट खर्चा आया था इस गाड़ी को लेके 4700 रुपए, मतलब 4700 रुपए की हमने टोटल इसमें चार्जिंग के ऊपर पैसा लगाया था। और वहीं अगर मैं बात करूं हमारी आईसी कार, मतलब हमारी हैरियर जो डीजल की है, उसमें 3 बार टैंक फुल हुए थे, और ये एक बार टैंक फुल होने का खर्चा लगभग आया था 4500 रुपए। तो उस हिसाब से लगभग 13,000 रुपए उसके ऊपर खर्च हुए थे, और हमारी नेक्सॉन पे खर्च हुए थे 4700 रुपए। तो इस हिसाब से अगर रनिंग कॉस्ट की मैं बात करूं तो नेक्सॉन पे हमारा पर किलोमीटर का चार्जिंग का खर्चा आया था लगभग 3 रुपए 3 पैसे, और वहीं हैरियर का जो खर्चा निकल के आता है वो आता है 9 रुपए 3 पैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ईवी के मुकाबले आईसीई वाली जो गाड़ी है वो लगभग 3 गुना खर्चा लेके आती है। मतलब ईवी में बचत तो होती है अच्छी खासी, लेकिन कहां पे मसला फंसता है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। पर उससे पहले बात करते हैं कि इन 2 सालों में इस गाड़ी से रिलेटेड मुझे क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है, इस गाड़ी में हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिली, सर्विस सेंटर ये गाड़ी कितनी बार गई, कितना खर्चा आया, और सर्विस सेंटर वालों का बिहेवियर मेरे प्रति कैसा था, क्योंकि टाटा अपनी आफ्टर सेल सर्विस को लेके काफी ज्यादा बदनाम है। अब अगर मैं सर्विस की बात करूं तो 2 सालों में 50,000 किलोमीटर के अंदर इस गाड़ी ने मुझे ज्यादा परेशान कभी किया नहीं है। सर्विस सेंटर जाती है नॉर्मल सर्विस के लिए, और नॉर्मल इसका खर्चा आता है, मैं आपको बताऊं 1400-1500 रुपए, 2000 रुपए जितना एक बाइक का खर्चा आता है। एक 200cc बाइक का सर्विस करवाने जाते हैं ना, तब इतना खर्चा निकल के आता है कि यार 2000 रुपए, 1500 रुपए, 1800 रुपए, 2500 रुपए में आपका सर्विस हो जाती है। तो उतना सा खर्चा निकल के आता है, ज्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम आई मुझे 1 साल पहले, क्रिटिकल अलर्ट नाम की बीमारी, और वो बीमारी ना तो आज तक मुझे समझ आई कि वो बीमारी थी क्या, और ना ही टाटा को समझ में आई। प्रॉब्लम ऐसी थी कि जैसे ही मैं इस गाड़ी को 80-90 से ऊपर भगाता था तो एक तुरंत से एक अलर्ट बन के आता था कि गाड़ी को इतना मत भगाइए और तुरंत सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करिए, बार बार अलर्ट आता था वो। तो वो एक प्रॉब्लम थी, और उससे रिलेटेड उसको लेके मैं टाटा में काफी बार गया था कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, लेकिन टाटा ने कोई उसका सोल्यूशन नहीं दिया। काफी बार चेक की चीजें, इससे अंदर उन्होंने लैपटॉप वगैरह लगा के अपना डाटा क्या क्या उन्होंने लिया क्या नहीं लिया, लेकिन कभी उनकी तरफ से रिवर्ट मुझे वापस से आया नहीं कि सर ये प्रॉब्लम थी और अब आप ले आइए हम सही कर देते हैं। लेकिन अब कुछ टाइम पहले 3-4 महीने पहले से वो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही है। मैं इसको कितना ही भगा लूं, इसकी टॉप स्पीड 140 150 तक जाती है, उतना ही मैं भगा लूं तो वो प्रॉब्लम कभी आती नहीं है। लेकिन उस प्रॉब्लम के चलते मुझे एक दो चीजें और हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नॉर्मल 3.2 किलोवाट आवर के चार्जर से इसको चार्ज करता हूं, तो ये लगभग घर पे 13 से 14 घंटे में चार्ज होता है। लेकिन उस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था। जब क्रिटिकल अलर्ट आता था उस टाइम ये गाड़ी जहां पे 13 से 14 घंटे में फुल चार्ज होनी थी, वहां ये गाड़ी लेती थी 17 से 18 घंटे। और कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे मैंने यहाँ पे 50% पे लाके गाड़ी खड़ी की और वापस स्टार्ट करूंगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी 30% से। मतलब इतना वेरिएशन आ जाता था बैटरी में। और कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे चलते चलते भी ये चीजें प्रॉब्लम आई है कि 10% बैटरी में जैसे 30 किलोमीटर चलनी चाहिए, नॉर्मल सा एवरेज मैं मान के चलता हूँ, लेकिन वहां पे चलती थी 10% में 5 किलोमीटर या 10% बैटरी में 10%, ऐसी प्रॉब्लम आई है। लेकिन इस वक्त वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप ही सॉल्व हो गई है। या तो मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया था, उसके चलते वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाकी सॉफ्टवेयर ग्लिच वगैरह भी कुछ चीजें इसमें आती रहती हैं, जैसे स्क्रीन काफी बार ऐसे बंद हो जाती है चलती चलती, और वापिस से 5-10 मिनट 15 मिनट या स्टार्ट करके वापिस से बंद करके स्टार्ट करो तो वापिस से सही हो जाती है। वो ऐसी चीजें हैं। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम इस गाड़ी में कभी आई नहीं कि मुझे सर्विस सेंटर ले जाके खड़ाई करना पड़ गया, वो 5-10 दिन रह ही गई वो गाड़ी, मुझे परेशान होना पड़ रहा है। उस तरीके से कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये तो थे कुछ मेजर पॉइंटर्स जिसके हमने बात की। अब वो पॉइंट बच जाते हैं कि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है, स्पेस कैसा है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है, और ओवरऑल इसमें जो इंटीरियर के अंदर मटेरियल यूज हुआ है, फिटिंग एंड फिनिशिंग कैसी है, तो उन सब की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारी चीजों में ये टॉप नॉच है। स्पेस बहुत अच्छा है और ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं काफी जगह ऐसी गया हूं जहां पे काफी गहरे गहरे खड्डे थे, लेकिन गाड़ी आज तक नीचे से नहीं लगी। काफी चीजें ऐसे हो जाती है कभी कभी गांव में कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे से रहते हैं, तो वहां पे थोड़ी थोड़ी टच होती है। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर 17-18 लाख रुपए इस प्राइस रेंज में मैं किसी गाड़ी की बात करूं तो म्यूजिक सिस्टम वाकई अपने आप में तारीफ लायक म्यूजिक सिस्टम है, बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग भी अच्छी है। और स्पेस तो भाई भर भर के सामान भर रखा है ट्रिप वाला अभी तक। तो स्पेस के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सच में बताऊं तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम टाटा के साथ है तो एक सर्विस सेंटर वाली प्रॉब्लम है। अगर उसको सॉल्व कर लिया जाए तो इनकी गाड़ियों में सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि ईवी किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं। लेकिन फिर से मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि जिसकी रनिंग मेरी तरह 100, 120, 130, 150 किलोमीटर के लगभग रनिंग है और लगभग सिटी में ही रहती है, मतलब घर पे चार्ज करना ये वो फास्ट चार्जर पे इतना ज्यादा होता नहीं है, तो उसके लिए ईवी भाई सोना है। मतलब वो आपके जितने पैसे ज्यादा लगे हैं वो वसूल भी करवाएगी और आपके पैसे बचाएगी भी। लेकिन अगर आपकी रेंज कम रहती है, जहां पे आपकी भले ही चाहे 60-70 किलोमीटर रेंज रहती हो, लेकिन आप बाहर ज्यादा ट्रेवल करते हैं जहां पे फास्ट चार्जर का यूज ज्यादा होता है, तो वहां पे आपको ईवी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो उतना ज्यादा पैसा बचाती नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पर किलोमीटर के हिसाब से मेरी रनिंग कॉस्ट आई थी 3 रुपए 3 पैसे, तो वहीं अगर मैं सेम माइलेज वाली अगर कोई नेक्सॉन लेके चलूं तो उसका रनिंग कॉस्ट आती है 5.5 रुपए 5 रुपए के लगभग। तो उस हिसाब से जो मैंने इस पे 4 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए ज्यादा लगाए हैं ना, तो वो मेरा पैसा वसूल होगा नहीं। 8-9 साल चलने के बाद वो पैसा वसूल होगा। और मुझे आज के टाइम में ऐसा लगता नहीं है कि कोई 8-9 साल गाड़ी रखता है। तो उस हिसाब से अगर आपकी रनिंग कम है तो आपको बिल्कुल भी ईवी की तरफ नहीं जाना चाहिए। और आपकी अगर रनिंग ज्यादा है और आप प्रॉपर घर पे चार्ज करते हो तो आपको डेफिनेटली ईवी की तरफ ही जाना चाहिए। बाकी अगली वीडियो आपको किस गाड़ी में चाहिए कॉमेंट कर दो, और ऐसे ही और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब मास्टर व्हील।